जो भी मार्केट का इन्वेस्टर है वो बड़ा एंटी इमरान। क्या ताल्लुक हो सकता है इमरान खान का स्टॉक मार्केट से? जब मार्केट चलना शुरू हुई थी ना तो एक आवाज़ आती थी लाहौर के इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, लाहौर के डाल रहे हैं। अभी मार्केट जब गिरने लगी थी ना तो पहली आवाज़ क्या आई थी, लाहौर के इन्वेस्टर पैसे निकाल रहे हैं। हमारी जितनी रिजर्व बढ़े हैं उससे 3 बिलियन तकरीबन ज़्यादा हमारे एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज़ बढ़ी। हेडलाइन ये है, 1970 की दिहाई से लेके 2026 हो गया, रिकॉर्ड से सोना निकल नहीं पा रहा। आपने पिछले 2 साल में चाइना से पाकिस्तान के अंदर कोई नया पैसा आया है, कोई नई इन्वेस्टमेंट? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्या है? पंजाब कितना लेविशली स्पेंड कर रहा है, पंजाब कितना लेविशली स्पेंड कर रहा है। मैंने इमरान खान को बुलाना है और अपनी तस्वीर दिखा के वापस लाना है। इस पे सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं देती है, हम और आपकी जेब से ही लेती है। अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो कल को जब कर्जा बढ़ता है उससे इन्फ्लेशन से बड़ा टैक्स है। इन्फ्लेशन से बड़ा टैक्स क्या है? इस मुल्क ने जो पिछले 5 साल में इन्फ्लेशन का टैक्स बढ़ा दिया है वो क्या समझ नहीं आता आपको? ये आपके पास कोई नंबर है कि दुनिया में कहीं और एक रेजिडेंट्स और आम शहरी अपने खर्चों का 20 से 30% बिजली का बिल देने पे खर्च कर रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत कम है। इतनी महंगी पहले मुझे बिजली दी तुमने, उसपे टैक्स है, फिर उस पे मैं क्रॉस सब्सिडाइज करता हूँ, फिर टैक्स भी देता हूँ, फिर मैं उस पे क्रॉस सब्सिडी पे भी टैक्स देते हैं, उस क्रॉस सब्सिडी पे भी टैक्स देते हैं आप। यस, इस डाके का, इस नुकसान का, इस ब्लीडिंग का कोई जिम्मेदार तो होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार। कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये तारीख अपने आप को कुछ बहुत ही जल्दी दोहराने लगी है। हम एक और इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने के लिए तैयार हैं, पिछले वाले क्राइसिस से निकलने से पहले ही। लेकिन ये सिचुएशन क्या है, मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मैंने एक हमारे यूजुअल सस्पेक्ट हैं, मेरी गो टू रिसोर्स हैं। जब भी मुझे कोई इकोनॉमिक इशू समझना होता है, किसी चीज़ में गाइडेंस चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है, तो मैं हमेशा उन्हें फ़ौरन टेक्स्ट करता हूं और वो दिन का या रात का कोई भी पहर हो फ़ौरन जवाब भी देते हैं। मैं उनसे सीखता भी बहुत हूं और यकीनन आप लोग भी उनको बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि उनकी पॉडकास्ट को बहुत से लोग पसंद करते हैं। मैंने एक दफ़ा फिर दावत दी है अली खिज़र को, हेड ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर एंड इकोनॉमिस्ट पार एक्सीलेंस। अली भाई, वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं? ऑल वेल ऑलवेज खैरियत से हैं? प्लेजर टू बी हियर और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। अरे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे बड़ी स्टॉक मार्केट जो है ना, मुझे पता है आप कहेंगे यार ये बैरोमीटर नहीं है इकोनॉमी का, लेकिन ये स्टॉक मार्केट वाले बड़े होशियार हैं। जब इनको चलानी होती है ना तो ये हवाले इकोनॉमी के ही देते हैं, और जब गिरानी होती है तो हवाले फिर भी इकोनॉमी के ही देते हैं। अभी एक रिसर्च हाउस है, उन्होंने जब मार्केट तेज़ी में थी तो उन्होंने बोला था सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे वो। अभी पिछले दिनों उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये भी मसला ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, और ये जो है ना जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ गए हैं और एक्सटर्नल अकाउंट पे भी चैलेंजेस हैं। तो मैंने कहा यार ये सब तो पहले भी थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में स्टॉक मार्केट आज भी डाउन ही है, तकरीबन कोई 17-18 हज़ार पॉइंट नीचे आ गई, तकरीबन 8-9-10% आ गई है। इकोनॉमी की वजह से आई है या अपना ही कोई गेम हो रहा है? देखें, एक तो स्टॉक मार्केट के बारे में है ना कि जब एक ब्रोकर ने किसी चीज़ को बेचना हो तो वो मिट्टी को सोना बना देता है, और जब ख़रीदना हो तो सोने की मिट्टी बना देता है। ठीक है जी, तो ये तो वो जो है वो करता है। ठीक है जी, तो स्टॉक मार्केट के पास रीज़न तो होती है क्या ऊपर जा रहा है क्या नहीं जा रहा। आज आप देखें ये तकरीबन गालिबन 7-8% गिर चुकी है पिछले कोई कुछ सेशंस के अंदर फ्रॉम इट्स पीक, और उसमें देखें तो जो ब्रोकर्स हजरात वही रीजनिंग दे रहे हैं जी कि फ़लाना फ़ंड बेच रहा है, अर्निंग जो है वो आगे इतनी अच्छी नहीं आ रही, इंटरेस्ट रेट जो नीचे से वो यील्ड ऊपर जा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। बात यह है कि इस तरह की चीज़ें हमेशा आती रही है। फॉरेनर जो है जब से ये मार्केट की तेज़ी हुई है वो नेट सेलर है, यहाँ पे बायर आता रहे, कोई और भी तूफ़ान आता रहता तो कोई बायर आता रहे। आज जो भी तूफ़ान आ रहा है बायर नहीं आ रहा है। दैट इज़ द बॉटम लाइन कि मार्केट में एक हल्दी करेक्शन हो रही है एंड विच इज़ गुड। और मेरे ख्याल में ये बड़े टाइम से ड्यू थी। ये जो पिछली आखिरी 30-40 हज़ार मार्केट की रैली की है, बड़ी एक्सूबरेंस पे रैली की है। ये जो जियो पॉलिटिकल आपकी टेलविंड थी, 7 मई के स्कर्मिश जब हुआ था 1,17,000 पे शायद मार्केट आ गई थी, या उस मुझे गलत नंबर कह रहा हूँ, 1 लाख कुछ उस पर उससे उसके बाद ठीक ठाक वो मार्केट ऊपर गई है।
उसके बाद क्या हुआ, जियोपॉलिटिकल टेलविंड आ गया, किसी दिन ट्रम्प ने फील्ड मार्शल का नाम ले लिया, किसी दिन ट्रम्प ने हमारे शहबाज शरीफ को जप्फी डाल दी मेटाफोरिकली, ठीक है जी। और किसी दिन क्या हुआ कि जी हमें सऊदी अरब से हमारा पैक्ट हो गया, किसी दिन क्या हुआ कि MBZ पाकिस्तान में लैंड कर गया, किसी दिन कुछ हुआ, किसी दिन कुछ हुआ, किसी दिन इंटरेस्ट रेट गिर गए, किसी दिन इन्फ्लेशन के नंबर कम आ गए। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चलती रही, और उसमें जो चीज़ें कुछ आगे पीछे हो रही थी जो कंसर्न की भी थी, और ये भी लग रहा था कि भाई मार्केट जो 40,000 से चलते 2 लाख तक तकरीबन पहुंच गई है, जो इसमें री रेटिंग होनी थी, इसमें जो सारा कुछ होना था, वो सब कुछ तो प्राइस इन हो चुका है। तो अब इसमें ऐसी क्या चल रही है, बट वो तेज़ी भी जो होती है ना, वो भी एक अंधी होती है, तो वो चल रही होती है और वो चलती रही। उसको अब मुझे लगता है थोड़े से जो पिछले कुछ दिनों में ना कुछ ट्रिगर आए हैं। सबसे पहले आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ट्रिगर देखें, मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक फैक्टर है। एक इंसान को थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, उससे स्टॉक मार्केट रही है। आप पिछले 8 सालों में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को और इमरान खान की सामने और पीछे जाने के ऊपर उसका बहुत कोरिलेशन है। इमरान खान पावर में था 2016 के बाद, ये मार्केट जो है 52,000 पे गई थी। उसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं या चले गए थे, और इमरान खान साहब ने अब आगे आना है। उन आए वो रहे, कोविड आया, कोविड गया, सब कुछ हुआ, वो मार्केट वो 50,000 दोबारा क्रॉस नहीं कर सकी, कभी क्रॉस नहीं कर सकी, घूमती रही, बीच में 28 पे भी आ गई थी कोविड में, बट ये 50 क्रॉस नहीं कर सकी, 40 समथिंग पे गई थी। फिर उसके बाद जाने के बाद उसको ऐसे पहिए लगे तो वैसे लगे। तो बहरहाल ये हमारा जो भी मार्केट का इन्वेस्टर है वो बड़ा एंटी इमरान है। मेरी बड़ी मज़ेदार की बात होती है, मेरे कुछ दोस्त हैं, ये जब मार्केट जब चल रही थी 60, 70, 80,000 में, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो कुछ लाहौर के हैं, वो स्टॉक पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और मज़े की बात है वो वोटर इमरान के हैं। वो ये कहते थे, 2 लोगों ने मुझे ये बात कही, और 1-2 लोग और भी इस तरह की बात करते हैं कि भाई हम चाहते हैं इमरान बाहर है, बट जिस दिन इमरान बाहर आए हम मार्केट में से पैसा निकाल देंगे। ओके तो ये एक इस मुल्क का एक सिलसिला है, एक हिकूम है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक अलग बात है। ये एक डेटा पॉइंट है, ये एक डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट को आप बाय कर लें बस, और ये देख लीजिएगा अगर उसके लिए स्पेस और क्रिएट की गई, अगर वो बाहर आ रहा हुआ, उसका कुछ डील हो रही हो या व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं इस बात का नहीं, बात मैं अंदाजा शायद किसी को भी नहीं पता लेकिन जैसे जैसे होगा मार्केट में करेक्शन आएगी, जैसे जैसे वो कम होगा मार्केट रिकवर कर लेगी, ये बात लिख लीजिएगा आप। यार ये बात, और लेकिन आपने इतना मुफस्सल जवाब दे दिया इसका कि मैं इस पे फॉलो अप क्वेश्चन करने की गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी है, लेकिन ये इतना एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है, मतलब इतना एक एक्साइटिंग, लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये कितना इंटरेस्टिंग बात की है आपने कि इस पे मैं फॉलो अप करूँगा। जी ज़रूर। क्या ताल्लुक हो सकता है इमरान खान का स्टॉक मार्केट से? देखिए बात यह है कि स्टॉक या इमरान खान से कोई ताल्लुक हो ना हो, नून लीग से ताल्लुक है। जी जी, एक बिल्कुल मैं मतलब इनडायरेक्टली नून लीग का ही ताल्लुक है कि देखिए जब मार्केट जब चलना शुरू हुई थी ना, तो एक आवाज़ आती थी लाहौर के इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, लाहौर के डाल रहे हैं। अभी मार्केट जब गिरने लगी थी ना, तो पहली आवाज़ क्या आई थी, अभी तो चले 2 दिन से तो फंड बेच रहे हैं, लाहौर के इन्वेस्टर पैसे निकाल रहे हैं। तो लाहौर के इन्वेस्टर कौन से होते हैं, और ये कहाँ से बाहर से पैसा आता है, वो बड़ा पैसा आता है, और वो लगता है वो स्टेक लग जाता है। कहाँ से वो 52,000 से वो पैसा गया था, वो निकल आता ही आता है। कहाँ से ये होता है कि नून लीग के जब लोग आते हैं, तो वो जब सही कंट्रोल में होते हैं, तो हुंडिया वाले का काम बढ़ जाता है, फॉर्मल रेमिटेंस गिर जाती है, और दूसरा काम बढ़ जाता है। ये सारी देयर आर लिंक्स टू इट। वो कहते हैं ना, देखने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। बिल्कुल ठीक है, आप सीधे यू हैव जंप्ड राइट इनटू इट। मेरा पहला पार्ट ऑफ जो पॉडकास्ट था उसमें एक चार्ट एक्सटर्नल अकाउंट का आपने मेरे साथ शेयर किया था। मैं चाहूँगा हम अपनी स्क्रीन पे भी अपने व्यूअर्स को चार्ट दिखाएं। इस चार्ट के अगर आप देखें अली भाई, तो इसमें आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर मुझे भी बताया कि जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है 25 के दौरान, और लायबिलिटीज़ में कितना इजाफा हुआ है, और फ़र्क क्या है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें लोगों को। देखिए जी, 2025 के अंदर हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व है, तकरीबन 4.3 बिलियन से बढ़े हैं। ठीक है।
और हमारी जो टोटल एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज़ है वो 7.2 बिलियन से बढ़ी है, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.2 बिलियन का है। तो अगर आप 7.2 से 4.2 और उसमें से 200 मिलियन और निकाल दे तो तकरीबन ये 2.8 बिलियन का डिफरेंस आ जाता है जो अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, पहले वो एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि हमारी जितनी रिज़र्व बढ़े हैं उससे 3 बिलियन तकरीबन ज़्यादा हमारे एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं। हेडलाइन ये है। हेडलाइन ये है कि करंट अकाउंट जिसको हमने बैलेंस रखा हुआ है, स्टेट बैंक जो इंटरबैंक मार्केट को मैनेज करता है और बैंक से सब खरीद लेता है, उसके बावजूद भी हम रिज़र्व को उतना नहीं बढ़ा सके जितना हमारा डेट बढ़ा है। अच्छा, उसमें इसमें इसी साल में 2025 में जनवरी से अक्टूबर का तक का डेटा है, स्टेट बैंक ने इंटर बैंक से 5.2 बिलियन की खरीदारी की है। 5.2 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने इंटर बैंक से लिया है। अब स्टेट बैंक ये डॉलर लेता है और गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग होती है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो इससे पे करता है। ठीक है जी, तो वो जो अगर पे करता है तो वो डेट दोबारा भी आ जाता है, तो वो ज़ाहिर डेट में नज़र आ जाएगा। तो तकरीबन 5 अरब डॉलर समझ लें कि 103 बिलियन का डेट है, तो उस पर अगर 5% हम एवरेज इंटरेस्ट लगाए तो 5 बिलियन डॉलर जो है हमारा क्या है, हमारी इस वक्त जो है एक डेट की इंटरेस्ट कॉस्ट है जो सूद पे करते हैं सालाना। जैसे आप यूएई का भी 6.5% पे है, कोई 4% पे है, कोई 3% पे है, तो लेट्स से एवरेज 5% पे, तो वो लेके बेचता है। और दूसरा ये है कि एक और चीज़ है कि हमारा डेट, ये डॉलर में मैं बता रहा हूँ, सारा हमारा डेट डॉलर में नहीं है, कुछ एसडीआर में आईएमएफ का, कुछ युआन में है, कुछ किसी और करेंसी में है। और यूएसडी अगेंस्ट मैनी करेंसीज पिछले एक साल में डेप्रिशिएट हुई है। बिल्कुल ऐसे ही अभी फिर लेकिन तगड़ा हो रहा है। दो के साल की बात हो रही है ना, दो के पाकिस्तान की करेंसीज यूएस के साथ जो है वो चिपकी हुई है, बट पाकिस्तान की करेंसी बाकी उससे डेप्रिशिएट हुई है, उससे भी एक डेट बढ़ा है। फिर एक और बात कि हम एक जो हम प्रॉफिट रिपैट्रिएशन जो हम अक्रू करके रखते थे, पे नहीं की थी, वो भी पे करते रहे। 2.5 अरब डॉलर की तकरीबन हमने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन की है 2025 में। तो इन सब को मिला ले तो ये सूरत हाल है। बट बॉटम लाइन ये है कि हमने करंट अकाउंट को चूज़ के रखा हुआ है। बैंक्स को हम जो भी उनके पास सरप्लस होता है, स्टेट बैंक जाके उनसे ये उनके मुंह से छीन के ले आता है, और उसके बावजूद, और रिज़र्व भी बढ़ रहा है। स्टेट बैंक गवर्नर हर जगह पे कहते हैं कि देखिए जी हमारे रिज़र्व बढ़े हैं, रिज़र्व बढ़े हैं। उन्होंने अभी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रिज़र्व जो है हमारे 16 अरब तक चले गए, यार 2020 मैच है, हमने 20 बिलियन से ऊपर जाना है। बट ये रिज़र्व जितने बढ़े उससे ज़्यादा डेट बढ़ रहा है, तो स्कोर कार्ड क्या हुआ? रेड। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि भाई रिजर्व बढ़े हुए हैं, लेकिन ये तो पैसे सारे किसी और के हैं। मतलब वो तो जो उन्होंने एक बात की थी अभी, एक एक्सपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने बोला मैं देख रहा हूँ रिजर्व बढ़े हुए हैं, लेकिन ये सारे पैसे देने वाले हैं जी, ये हमारे कोई पैसे नहीं है इसमें से, ये सारा कर्ज है, सारा का सारा ही कर्ज है। शायद कुछ लोग तो कहते हैं नेगेटिव रिजर्व्स में भी चले जाएं आप, अगर आप इसको मतलब कुछ इस तरह के रोल ओवर की जो चीज़ें हैं उसको। जी, वो नेट इंटरनेशनल रिजर्व होते हैं, वो हम नेगेटिव में ही हैं, वो नेगेटिव में ही हैं, वो नेगेटिव में। अच्छा, अब ज़रा इस पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं। यानी कि ये जो 2-3 साल की स्टेबिलिटी के एंड पे आप ये बात अब कर रहे हैं, आज 4 साल का रजीम को हो गया है इस बंदोबस्त को। आदिल हज़ार हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं बंदोबस्त। तो इस बंदोबस्त का चौथा साल है ये। इस बंदोबस्त के चौथे साल के अंदर आप अभी सिचुएशन ये बता रहे हैं कि नेट नेगेटिव रिजर्व्स हैं, और ज़रा इसको थोड़ा सा और खोलेंगे। इस वक्त आपके बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एक्सटर्नल अकाउंट में? देखिए, बड़े रिस्क फैक्टर आपके इस वक्त यही हैं कि जो अभी अब आपका रोल ओवर रिस्क है ना, वो थोड़ा सा रीअपियर हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान का डेट जो है वो शॉर्ट टर्म है, और पाकिस्तान के अंदर अगर हम चले जाएँ 2022 में 23 में, उस वक्त आपको 1-1 अरब डॉलर 500 मिलियन डॉलर के ऊपर आपको तल्ले करने पड़ते थे। आप कोई रोल ओवर नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था, चाइना पैसे देता था वापस चले जाते थे, यूएई नहीं दे रहा था, सऊदी अरब नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से दे के करके सब ने आपको दिए, और फिर वो रोल ओवर होते रहे। और अब उसके बाद हर रोल ओवर के ऊपर एक हेडलाइन बनती थी, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। हर रोल ओवर के ऊपर करेंसी गिरती थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम उससे पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल से निकल आए थे।
अच्छा, 2 महीने पहले जनाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमारे यूएई के 2 बिलियन के 2 से 3 बिलियन के रिजर्व जो वो डिपॉजिट है वो रोल ओवर होने हैं, वो हमें 6.5% पे मिलता है, 1 साल पे रखता है। हम यूएई से बात कर रहे हैं कि जो हमें कम साल की करें जगह 2 साल पे कर दे और हमारा रेट जो है उसको 3%। 3% कर दे। जब 2 साल का हो जाएगा तो हमारा रोल ओवर रिस्क कम हो जाएगा, हमारी डेट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और रेट कम हो जाएगा तो हमारी डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ज़बरदस्त। अगली खबर क्या आती है, यूएई ने रोल ओवर जो है 1 महीने के लिए दिया। उसके बाद जब रोल ओवर ख़त्म करने में 4 दिन रह गए तो यूएई ने रोल ओवर 2 महीने के लिए दिया। तो अब तो हम महीने 2 महीने पे फिर आ गए। क्या है ये वजह? हाउस अच्छा चले, एक बार यूएई को डिटेल में बात करनी है मुझे आपसे अली, लेकिन पहले चले यूएई के इस $3 अरब को ज़रा बात कर लें। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये नहीं निकालेंगे पैसे, लेकिन अगर यूएई डिसाइड करता है वापस करो पैसे, नहीं देता और तुम्हें, गिव मी बैक द मनी, उसके रीजंस पे भी आते हैं हमारी आईएमएफ से इंगेजमेंट पे और हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए, हमारी एक स्टेट बैंक के साथ आईएमएफ की है कि जी आपने रिज़र्व जो है 17.7 बिलियन है गालिबन जून तक लेके जाने हैं, जो 16 से वापस 15.5 पे आ गए हैं। उसमें चैलेंज आएगा। अच्छा, फिर आपकी जो वो लेके जानी है तो किस तरह वो करेंगे, और अगर वो रोल ओवर हो जाएंगे तो उसका वो एक आईएमएफ एक यूज़ करता है ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, जिसकी बेस पे ही सारा वो लटका था ना हमारा 2022 बिल्कुल में और ठीक है, 23 में। वो ग्रॉस फाइनेंसिंग जिसके लिए आपने मांगे थे ये पैसे। ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट की दोबारा बात हो सकती है, तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अभी हमारे लोग हम तो वो एक हम विशेष साइकिल में दोबारा आ सकते हैं। और दूसरा, आईएमएफ भी हम पे एक तरह से इन चीज़ों पे ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट कितना रिलैक्स करना है कितना नहीं करता, तो उसका बड़ा पॉलिटिकल लिंकेजेस है। बिल्कुल है। आपको याद होगा 2023 के अंदर आईएमएफ का जब प्रोग्राम जब अपना डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये आखिरी दफ़ा रुपया 307 रुपये पे चला गया था, इंटरबैंक में 330 में चला गया था ओपन मार्केट में। उस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा एक्सटेंड हुआ था और उन्होंने उस प्रोग्राम को 1 साल तक एक्सटेंड किया था एंड दे मेड श्योर कि आप अगले इलेक्शन में जाओ, जबकि ये शायद लोग इलेक्शन पे नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वो आईएमएफ ने अपना अगला प्रोग्राम नहीं दिया था जब तक इलेक्शन में जाओ। तो आईएमएफ पॉलिटिकल करता है। उसके बाद से जो है वो होए मेहरबान, हमारा हम फेवरेट हो गए किसी के। जब हम फेवरेट हो गए तो तो आसानी हो गई। आईएमएफ की भी थोड़ी आसानी हो गई। तो अगर आज वो फेवरेटिज्म थोड़ी सी रिवर्स होती है, आपने देखा होगा कि इंडिया की और यूएस की ट्रेड डील हो गई है। उसी पे आ आपने रहा था देखा मैं। होगा कि बोर्ड ऑफ पीस बांग्लादेश पे के भी साथ हम भी मसला आसानी हो बोर्ड ऑफ पीस पे भी आपने जाना है। और अगर ये सब कुछ होता है और साथ आपने देखा कि यूएई भी थोड़ा सा रोल ओवर पे जो है वो आपको नखरे कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अगर तंग आपको करना हो तो आईएमएफ फिर तंग आपके करना पास शुरू कर बिल्कुल देगा। स्पेस नहीं है अगर करना हो अगर तो करना कर हो तो। नहीं, लेकिन अगर वो ना भी तंग करे हाँ तो आपकी सिचुएशन के अंदर जो और रिस्क डेवलप हो गए, जैसे आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है और यूनाइटेड स्टेट और इंडिया और ईयू का जो एफटीए हुआ है, इसके बाद बड़ा सीरियस रिस्क है टू आवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू बोथ द कंट्रीज। ठीक है ना, आपका एक बहुत ही आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है और कॉस्ट वाइज उनकी चीज़ें आपसे चीपर है। हाउ कैन दैट अफेक्ट अस? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे टेक्सटाइल के अंदर कोई इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मुझे पिछले 2 साल में कोई एक ऐसा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर नहीं मिला जो पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो। बल्कि अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है टेक्सटाइल में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब वो अभी फ़िलहाल जो है उसके बाद भी कोई नहीं करेगा और आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल है उसमें मुश्किल होगी। आपको देखें ना, इंडिया ने वो 18% पे लिया, बांग्लादेश 20 से 19% पे चला गया, बांग्लादेश को 0% पे मिल गया इफ़ योर कॉटन इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएस। बिल्कुल ऐसे द क्वेश्चन इज़ दिस कि और दूसरा, इंडिया ईयू के साथ चला गया, उसने उधर बातें की और मुल्कों से इंगेजमेंट की, ये किया वो किया। द क्वेश्चन इज़ दिस कि हमने ये सारी इंगेजमेंट्स क्यों नहीं की। The question is this कि why are bilateral talk on trade with the US are frozen for the last few weeks or months? अभी गए हैं, ये अभी सवाल अभी वो है गए हैं ना क्यों औरंगजेब क्यों साहब। फ्रोजन है।
खुर्रम क्या हुसैन ने उसकी वजह है खुर्रम उसकी? हुसैन ने आर्टिकल लिखा था एक बड़ा, आपने पढ़ा होगा, हसलर और फ्रेंड, बड़ा अच्छा था कि उसने कहा कि अभी बीइंग हसल्ड, या हमसे कोई दोस्ती हो रही है या हमें बस धक्के मार मार के बाद अपना काम लिया जा रहा है, हमें बस कुछ ऐसे नहीं ही मिल है, रहा। बस ऐसे ही तो है। लोगों का, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि एक्चुअली, मतलब खुर्रम हुसैन ने भी उसमें बड़ा वाजे कर दिया था कि उनका क्या ख्याल है, लेकिन सवाल उन्होंने यही पूछा था कि अभी बीइंग हसल्ड, कि मतलब ट्रम्प साहब हमें बस ऐसे ही हड़ाउड़ी करके हमसे अपना काम निकलवा रहे हैं और हमें दे कुछ नहीं रहे। तो ये एक क्वेश्चन रेज हुआ था, और अभी तक तो कुछ नहीं दिया हमको खास, कोई खास चीज़ हमें नहीं दी है ट्रम्प साहब ने। लेकिन अब इम्पोर्टेंट सवाल है, एक तो आपने यूएई का की बात की कि वो $3 अरब हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, फिर हमने दूसरी बात कर ली एक्सपोर्ट्स की। आपको लग रहा है कि इसमें ब्लीक पिक्चर लग रही है, लेकिन अली, अगर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की हर्ट होती हैं, जो कि तकरीबन $20 बिलियन है, एम आई राइट? जी, तकरीबन 18 से 20 के अगर इसमें 10 से 15% का भी कोई आपका शेयर खा गया, लोगों का एस्टिमेट इससे ज़्यादा का है बाय द वे, अगर कोई 10 से 15% भी शेयर खा गया अली, तो ये तो आपके पास तो जगह ही कोई नहीं है, जगह कोई नहीं है, जगह कोई नहीं है। आपको अपनी 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 ग्रोथ को और स्ट्रेंगुलेट करना पड़ेगा। देखें, आपको अपनी इंपोर्ट को और कम करना पड़ेगा, जिसका मतलब है अपनी ग्रोथ को और स्ट्रेंगुलेट करेंगे, जिसका मतलब है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कम हो जाएंगी। यार इंपोर्ट पे मैं आपसे बात करूंगा वैसे, वो फिर अभी एक नंबर प्रॉफिट ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट की है कि यार इंपोर्टेड गाड़ियों की लाइन लगाई हुई है पाकिस्तानियों ने, ऐसी की तैसी फेरी हुई है, धड़ा धड़ आ रही हैं गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों गाड़ियाँ आ चुकी हैं इंपोर्टेड गाड़ियों की। कौन सी लाखों करोड़ों? लाख करोड़ों नहीं, मतलब बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, कह रहे हैं जनवरी में नंबर्स बड़े फिनोमिनल थे। उस पर आता हूँ, उस पर भी बात करूँगा, गाड़ियों की भी बात करूँगा। एक और बहुत बड़ा फैक्टर, अगर आपके मगरिब में, ईरान में किसी किस्म की जंग होती है, और बात ये की जा रही है अली कि अमेरिका का जो इरादा लग रहा है ट्रम्प साहब का, वो किसी उस तरह का हिट एंड रन टाइप का इरादा नहीं लग रहा है। वो ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तब्दील करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने साहब को ला के बिठाया, जैसे उन्होंने इराक़ में एक कोशिश की थी अमेरिका ने, या तो वैसी ही किसी कोशिश की बात हो रही है। हालांकि ईरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, और वहाँ ये कामयाब होगा नाकाम होगा ये अलग बात है, लेकिन एक लॉन्गर टर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा किया जा रहा है ईरान में। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हाउ विल दैट इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी? अगर आप अफगानिस्तान और इराक से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ईरान को आप तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। वो होगा नहीं, बट कितना होगा कितना नहीं होगा ये अलग बात अगर है। कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखिए, ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ईरान के अंदर जंग लग जाती है और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, तो उसकी नंबर 1 इम्प्लीकेशन क्या होगी? सबसे पहली इकोनॉमी, ऑयल ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अभी हमने शुरू में एक्सटर्नल अकाउंट की बात की थी, उसमें अभी आपकी इंपोर्ट कम होने की बड़ी एक वजह यह है कि आपका ऑयल नीचे है। 2025 के अंदर ऑयल 15% कम था 2024 से, और ऑयल अगर नीचे रहता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो ये क्वेश्चन है ये मिलता रहेगा। कहीं पे ऑयल ऊपर आ गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। ऑयल ऊपर आ गया, आपकी तेल की कीमतें चली गई ऊपर, आपकी बिजली की कीमतें चली गई ऊपर, आपका इंपोर्ट बिल ऊपर चला गया, आपकी करेंसी ने गिर जाना है, उसका एक रिपल इफेक्ट आ जाना है। तो वो एक आपका आपका जनरल इकोनॉमिक शॉक जो है, जो आपका मैक्रो शॉक जो है, जो आपकी जो मैक्रो वर्नेबिलिटी है, वो आपकी वो बढ़ा देगा। एक तो ये क्लियर एक मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जिसका पॉलिटिक्स से पाकिस्तान की कोई ताल्लुक नहीं, और एक सोशल इम्पैक्ट भी है। अच्छा, दूसरा आप जियो पॉलिटिक्स को देखें, अगर ईरान के अंदर कुछ होता है तो ये इराक की तरह नहीं होना, ये पूरे मिडिल ईस्ट को जो है लेके अपने पूरे मिडिल ईस्ट जो है ना इसके लपेट में आएगा। शिया पॉपुलेशन हर जगह बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, सऊदी ने पहला अपना शिया एक मिनिस्टर भी लगा दिया है। तो और इस वक्त आप देखें यूएई के अंदर बड़ी ख़तरनाक, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी ख़तरनाक खेल हो रही है। मिडिल ईस्ट में एक सऊदी अरब है, उसकी एक पोजीशनिंग है, ब्लॉक है, एक यूएई है, दोनों का डिफरेंट ब्लॉक है, और दोनों का एक बड़ा विजिबल आपको यमन के ऊपर एक नज़र आया था, सोमालिया में, और वहाँ पे जब इसराइल को लेके पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट, यूएई का इंडिया से डिफेंस, इससे ज़्यादा क्लियर क्या सिग्नलिंग होगी? यूएई और सऊदी अरब की आपस का कॉन्फ्लिक्ट सोमालिया और यमन में, ये बातें तो क्लियर है। तो बड़ा एक क्लियर कैंप नजर आ रहा है। हम पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे पाकिस्तान में खुल के इस पे। फिर टर्की भी थोड़ा इस साइड पे आ रहा है, सऊदी अरब की साइड पे, ईरान भी थोड़ा इस साइड पे आ रहा है। तो एक बड़ा क्लियर एक आपका क्लियर डिवीजन बन रही है, और ये बनेगी तो उससे पूरा मिडिल ईस्ट आएगा। पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट के अंदर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि पाकिस्तान को किस चीज़ ने पिछले 3 साल में करंट अकाउंट में सेव किया, तो आप क्या जवाब देंगे? एक ही है,
बताएं, नाम बोलें। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ठीक है जी, होम रेमिटेंसेस की बात हो रही वर्कर्स है, रेमिटेंसेस, वर्कर रेमिटेंसेस। उसमें भी सऊदी अरेबिया नंबर 1। ठीक है जी, पाकिस्तान की वर्कर रेमिटेंसेस 2026 जो FY26 है, इसमें एक्सपेक्टेड है 42 अरब की, 42 बिलियन डॉलर की। और आपकी 2025 के अंदर ये 40 बिलियन डॉलर की थी। ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ GDP पे है। ये पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ GDP इतनी कभी ज़्यादा नहीं हुई थी। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो 2009 के अंदर आपकी तकरीबन 8-9 अरब डॉलर थी, और उस वक्त और इस वक्त जो है वो आपकी 40 अरब पे चल चुकी है। उस वक्त 4% GDP 5% पे थी, आज 10% पे रही है। दुनिया के जितने मुल्क उठा ले जिनकी पॉपुलेशन 100 मिलियन से ज़्यादा है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस उन सब मुल्क में सबसे ऊपर है। फ़िलिपीन जिसकी इकॉनमी रेमिटेंस पे चलती है, पाकिस्तान की उससे ज़्यादा है। पाकिस्तान की इजिप्ट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की इंडिया से मोर देन डबल है। बांग्लादेश से तकरीबन डबल है। और आप किस किस से मुकाबला करेंगे? किसी मुल्क की अगर आप कहें ना रेमिटेंस पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो वो एग्जाम में आता है लेबनान। और लेबनान आपको पता है वहाँ पे पॉन्जी स्कीम चलती नहीं है, और वहाँ के पॉलिटिकल क्या हालात है, तो पाकिस्तान को ऐसा तो नहीं चाहिए। तो हमारी डिपेंडेंस है रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा। हमारी इकॉनमी को संभाला हुआ है रेमिटेंस ने। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी रेमिटेंसेज है, पाकिस्तान की गुड्स एक्सपोर्ट से 25% ज़्यादा है। पाकिस्तान की गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स दोनों को मिला लें तो रेमिटेंस और एक जितनी है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एक जितनी है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की जो 42 अरब की रेमिटेंसेज आ रही हैं, उसका 50% से ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट से आता है, उसका 25% सऊदी अरब से आता है, 21% UAE से आता है। अब अगर वहाँ पे कोई हालात होते हैं तो वहाँ पे कोई जॉब आगे पीछे ऊपर नीचे होती है, तो उसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रेमिटेंस पे आता है। पहले हमने ऑयल की बात कर दी जो हमारा इंपोर्ट बढ़ाएगा, फिर हमारे रेमिटेंसेज हैं जो आपके नीचे आ सकते हैं। ये फिर पाकिस्तान की एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा किस मुल्क से ज़्यादा ग्रो की हैं? UAE से। ठीक है जी, UAE की रेमिटेंस, पाकिस्तान की जो UAE से रेमिटेंस आ रही है, इट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ इन द लास्ट 2 years। ओके। एंड पाकिस्तान के जो लोग UAE जा रहे हैं, दे हैव डिक्लाइंड। यानी कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज अगर 2 साल पहले 2-2.5 लाख लग जाते थे, पिछले 2 साल में ऑन एवरेज साल के 50,000 लोग जा रहे हैं। ठीक है। वीज़े बंद कर रहे हैं, वो हो रहा है, ट्रांजिट बंद कर दिया है, वैसे भी विजिट वीज़े बहुत कम हो रहे हैं और सारा कुछ है। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये रेमिटेंस है कि जी हमारे लोग कम जा रहे हैं, लेकिन हमारी रेमिटेंस UAE से बढ़ रही है। ये थोड़ी बात समझ नहीं आती। फिर एक और बात देखें तो पाकिस्तान दुनिया का शायद दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है UAE में, या तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे उसके लोगों की, उसकी अशरफिया की, उसकी एलीट की, उसके उमरा की इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा। आपके जितने यहाँ पे सेठ बैठे हैं, जितने आपके ब्यूरोक्रेट या दूसरे वो लोग बैठे हैं जिनका नाम नहीं ले सकते, और अगर उनके पास पैसा है तो वो पैसा किधर लेके जाते हैं? दुबई लेके जाते हैं। तो हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट दुबई में बहुत ज़्यादा है। दुबई पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारी इस वक्त 20% से ऊपर रेमिटेंस उधर से आ रही है। हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा पैसा जो मुल्क से बाहर जा रहा है वो दुबई में जा रहा है, UAE में जा रहा है। तो ये, और UAE के साथ अगर हमारे ताल्लुकात और उस पूरे रीजन में हमारे रीजन में जंग हो जाती है और हम UAE के नहीं दूसरे कैंप में बैठते हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट ऑफ जंग हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है कि हमें UAE के साथ हमारा पिछले दिनों में हुआ, तो मुझे लगता है UAE ने हमें अपनी हारी औकात दिखा दी, और हमारे लोगों को समझ आ गई है क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ है, तो हम भाई इस तरह बैठ जाएंगे। अली, आपने बहुत सारी चीज़ों को ना पिछले अपने इस जवाब में अभी बंद कर दिया है, एंड आई नो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट टॉकिंग विद यू, बिकॉज यू फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्सूबरेंस। लेकिन मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा कम इल्म हूँ इस मामलात में। एक नंबर आप बड़ी आसानी से बोलते हुए निकल गए कि दुनिया में हमारे जैसा कोई मुल्क नहीं है रेमिटेंसेस के मामले में। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये कोई अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें यार, क्योंकि देखिए आप कोई सियासी जमात के आदमी नहीं है। नहीं, आप मुझे इस बात बताएं एक एज एन इकोनॉमिस्ट कि भाई ये जो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं ये मईशत के लिए अच्छी होती हैं या नहीं? देखिए, वर्कर रेमिटेंसेज लाइक एनी अदर एक्सटर्नल रिसोर्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी। कि आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए।
कि आपके पास एक्सपोर्ट्स होने Inflows की। चाहिए, एक्सपोर्ट्स के अंदर आपके पास गुड्स में भी एक्सपोर्ट्स होने चाहिए, सर्विसेज में भी होने चाहिए, फिर गुड्स के अंदर आपके पास उसमें भी टेक्सटाइल के अलावा भी दूसरे होना चाहिए। इस तरह वर्कर रिमिटेंसेज भी होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी समझ होने गया। चाहिए, और कुछ होने, तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा कुछ है। तो उसमें वर्कर रिमिटेंसेज एक अच्छी चीज़ है, बट ओवर रिलायंस ऑन द वर्कर रेमिटेंसेज, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर देना, ये ख़तरनाक चीज़ है। हम हैं ओवर डिपेंडेंट इस वक्त? जी, हम ओवर डिपेंडेंट हैं और हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस वक्त हमारी पिछले 2-3 साल में रेमिटेंसेज जितनी हो गई हैं, बड़े ममालिक में, हम दुनिया में हमारी रेमिटेंसेज सबसे ज़्यादा है। इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया का NRI जो है वो हमारे से छोटा नहीं, हमारे से बहुत बड़ा बहुत है। ज़्यादा है। ज़ाहिर है उसका साइज़ बड़ा है, और इंडिया के अंदर भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत से ग्रेजुएट बाहर बिल्कुल जाते जाते हैं, वहाँ पे डंकी मार के भी जाते हैं, वहाँ पे गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, हर तरह का जाता है। बांग्लादेश में भी ऐसे है और बहुत सारे ममालिक में भी ऐसे है। बट इंडिया का देखें तो इंडिया के रेमिटेंसेज जो है वो शायद 4% ऑफ GDP पे है, हम 10% पे हैं। हम मतलब बांग्लादेश शायद 6% ऑफ GDP पे, 4% जी में तकरीबन $150 अरब होंगे तकरीबन उनके। हाँ, वो अमाउंट आप देख लें, मतलब देखिए इस तरह नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए इकोनॉमी के साइज में कितना बड़ा है। हाँ, मतलब समझ गया। उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है रेमिटेंसेज से, बहुत ज़्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज बराबर हो गई हैं। मतलब अगर वो 4% है तो इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वही तकरीबन 200, 250-300 बिलियन है ना? हमारी IT एक्सपोर्ट जो है, हमारी IT एक्सपोर्ट और नॉन IT जो दूसरी सर्विसेज एक्सपोर्ट मिला के कुछ $6 अरब की बनती है हम, और रेमिटेंसेज हमारी $40 अरब की है। सही। तो आपके सामने फ़र्क है, तो बहुत बड़ा फ़र्क क्या है। इससे मतलब जब आप कहते हैं इट इज़ नॉट गुड, यानी कि आप ये इसी वजह से कह रहे हैं जो आपने अपने पिछले जवाब में एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई एक्सटर्नल उस मुल्क के साथ, एक पर्टिकुलर मुल्क के साथ कोई सा भी मसला हो गया, कोई भी इशू आ गया, तो आपकी पूरी इकॉनमी बैठ सकती है। एक तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क है कि आपके रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, और स्पेशली आपका एक रीजन में बहुत ज़्यादा रिलायंस है, जिस रीजन में टेंशन आती जा रही है। एक पर्टिकुलर मुल्क की अगर बात ना करें, आपने बात शुरू की थी ईरान से, तो हमने कहा 50% हमारी रेमिटेंसेज मिडल ईस्ट से आती हैं। तो अगर मिडल ईस्ट में कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारा। और दूसरा, ये रेमिटेंस में एक और चीज़ होती है कि रेमिटेंस जो होती है ना, वो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को उस तरह नहीं ग्रो करती। देखिए, इकोनॉमी को अगर हम सिंपल देखें, एक GDP को अगर हम करें तो C+G+I +X-M। C कंजम्पशन होती है, G गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, I इन्वेस्टमेंट होती है, X-M आपकी नेट एक्सपोर्ट्स होती है। X-M हम नेगेटिव हैं, इन्वेस्टमेंट हम 13% ऑफ GDP पे बैठे हैं, जो हम अपने 70 साल के लोएस्ट पे बैठे हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी हमारी उस तरह नहीं है, को हम इतने डेफिसिट पे कर रहे हैं, तो हमारी ओवर रिलायंस है कंजम्पशन पे, C पे। रेमिटेंस क्या कर रही होती हैं? कंजम्पशन को कर रही होती है। फरहान के भाई गए हुए हैं बाहर, वो फरहान के घर में पैसे भेजते हैं, तो फरहान गाड़ी लेता है, फरहान बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजता है, फरहान अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जाता है। इन साहब के जो हैं वो भी भाई गए हुए हैं, वो भी ऐसे करता है, सो एंड सो फोर्थ। वहाँ पे वो हमारे वो पंजाब के अंदर नहीं कहते कि जी वो लड़के को तो तुसी की कर दो, बड़े भाई दुबई होंदे ने हैं, तो वो बड़े भाई दुबई होते हैं। बिल्कुल सही तरीके ना, बड़े भाई दुबई होंदे यही मेरे तो, हाँ, तो वही है ना कि वो बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं करते, क्योंकि उनके घर के फैमिली के अंदर एक बंदा बाहर चला गया है, कोई घर आ गया है। आप इसको देख लें, आप एक काम करें, आप कभी स्टेट बैंक से कहें वो डेटा रिलीज़ भी करते, वो जो कि नहीं करता। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेंट्रेशन रेमिटेंसेज की देखें, ये जेलम का एरिया, इस तरह का, ये इस तरफ का एरिया, इस एरिया में जो है ये GT रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज होती हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ये मीरपुर का एरिया जहाँ पे वो UK में बैठे हैं, अब वहाँ पे जाके आप कभी एक काम करिए, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने लोगों को डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना, आप एरिया सेलेक्ट कर लें, उन एरियाज़ में, उन शहरों में, उन इलाकों में जहाँ रेमिटेंसेज ज़्यादा हैं, ठीक है, और वहाँ के भेजे जाके वहाँ पे घर देखें, वहाँ पे आप देखें शॉपिंग कैसी है, वहाँ पे कौन से ब्रांड्स मौजूद है, ये है, और उसके साथ आप थोड़ी दूर जाके दूसरे में देख लें वहाँ पे क्या है। मतलब आप रेमिटेंस के उन शहरों में चले जाएं, वहाँ पे बैंक की भरपार बनी हुई है। कल आपकी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ना कि आपने कहा था बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पे, उधर भी बैंक की भरपार पड़ी हुई है, कारोबार कोई नहीं है, अनअर्न्ड, कारोबार कोई नहीं है, अनटैक्स्ड मनी। सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब आप देखिए उस पैसे से ना जो मुल्क के अंदर कोई टैक्स आता है और ना उससे कोई जॉब्स क्रिएट होती हैं। वो देखे आप सर्विस दे रहे हैं, मैं और आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उससे एक हम पैसे कमा के अपने घर लेके जाते हैं, अपना गुजारा बिल्कुल ठीक है। फिर उससे हम एक वैल्यू ऐड करते हैं, वो वैल्यू ऐड करते हैं, वो यहाँ कोई वैल्यू ऐड करें। नहीं।
आप मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग इस कमरे में और मौजूद हैं, उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, ठीक है जी। तो मैं अगर यहाँ से एक्स अमाउंट लेके घर जाता हूँ या आप एक्स अमाउंट लेके घर जाते हैं, तो लेकिन उसके साथ ये लोग भी तो वाई अमाउंट लेके वैल्यू क्रिएट हो रही है। वहाँ पे आप जाके वो वैल्यू क्रिएट नहीं होती। तो रेमिटेंस पे ओवर रिलायंस अच्छी नहीं है, वो आपकी कंजम्पशन को फ्यूल करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाती। तो वो एक लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ठीक है, ये बुरी भी नहीं है कि आप रेमिटेंस को जीरो कर दें, रेमिटेंस पे होना चाहिए, 10% GDP भी नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी रेमिटेंस बढ़ चुकी है और जिस तरह के इलाके से आ रही है और जो रिस्क है, उसके बाद मेरे ख्याल में सवाल उठाना बड़ी जायज़ बात है। और दूसरा ये कि आपने जिस तरफ निशानदेही की है अली, कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं, एक सोशल मसला भी है कि जब वो घर जिनके घर में एक बंदा उठ के निकल गया कहीं और वो अब उसके घर के अंदर गाड़ी आ गई, ये आ गया, पड़ोसी जो है उसके घर से कोई बाहर जाने के लिए डेस्परेशन बढ़ेगी, यार मुझे भी जाना है। उसकी बीवी बोलेगी तुम भी कहीं बाहर ही चले जाओ, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, देखो उसका बेटा चला गया। वो तो जाहिर बात है, सोशल इशू कितना बड़ा है, जाहिर बात है, वो भी होता और है। दूसरा एक और इशू, नसीम बेग साहब आए हुए थे इसी जगह जहाँ बैठे हुए, जबरदस्त, और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने बिल्कुल अलग एंगल से बात की रेमिटेंस के ऊपर। कहने लगे देखो फरहान, बल्क ऑफ योर रेमिटेंसेस कम फ्रॉम मिडिल ईस्ट, बिल्कुल, एंड 90% ऑफ दोज पीपल इन मिडिल ईस्ट डू नॉट हैव देयर फैमिलीज विद देम। बिल्कुल ठीक बात है, ये लोग अकेले काम कर रहे होते बिल्कुल हैं, ठीक बात है, बेचारे वर्क हॉर्सेस की तरह, और यहाँ उनके घर वाले बैठे होते हैं, बाप घर में नहीं है। इस चीज़ की एक सोशल कॉस्ट भी तो है। उन्होंने बोला इस रेमिटेंस की एक सोशल कॉस्ट भी है। बट एनीवे, सो अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस हद तक हम इसको लेके चले गए, हम थोड़ा एडिक्टेड नजर आ रहे हैं इसके। जी हम एडिक्टेड हो गए और हम कह रहे हैं अच्छा है ना, क्या ठीक है, आने दो ना, हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, हम रिफॉर्म्स नहीं करते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, तो अकाउंट तो सीधा खड़ा है हमारा। लेकिन ये आपने एक जिक्र करते हुए आप निकले थे ईरान, UAE, ईरान और बलूचिस्तान, इन सारी चीज़ों का जल्दी से गुजर गए, मैं अटक गया उस पर। बैरिक गोल्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछले साल खबरें बहुत गर्म थी, हमने रिपोर्ट भी किया था कि कोई 5 से 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है पाकिस्तान में। अब जो लेटेस्ट उनकी बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बैक बर्नर पर डाल दिया है इसको, इसके रेकोडिक के प्रोजेक्ट को। इस कान पे आसेब का साया है कि क्या है कि 1970 की दिहाई से लेके 2026 हो गया, रेकोडिक से सोना निकल नहीं पा रहा। क्या चक्कर है यार, ये कॉपर भी नहीं निकल पा रहा, कुछ भी नहीं निकल पा रहा। ठीक है जी, बिल्कुल। ये तो कोई जिंक्स तो है, कोई इसमें मतलब कोई इसका जमूर तो है जो इस पे है, कोई जादू है या पता नहीं क्या है, व्हाटएवर। बट उन्होंने तो बलूचिस्तान की सिचुएशन को साइड किया, उन्होंने कहा बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, सिक्योरिटी रिस्क से हम नहीं आ सकते। की अब सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आखिरी जो बलूचिस्तान के अटैक हुआ है, उसके बारे में जिस तरह कहा जाता है कि जिस तरह वहाँ के लोग जो थे, जो अटैकर्स थे, उनको उनके साथ घुल मिल रहे थे, वो एक अलार्मिंग एलिमेंट है। अगर ऐसा है, रिपोर्ट्स आती हैं, मैंने तो देखा नहीं ना, मैंने जाके कवर किया अटैक ना अली। बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, और उस सूबे में 40 मकामात पर एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का 40 मकामात में कोऑर्डिनेट करना, देखिए तो ऑटोमेटिक है कि उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट थी, और हमारे पास ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस नहीं थी। ये मतलब इसके लिए कोई आपको आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फोन बंद किए हुए भाई, बिल्कुल वो सैटेलाइट फोन्स पे और इतनी हैवी डिवाइसेस के ऊपर आपस में बात, उनके मोहल्ले वालों को पता चल रहा होगा, सारी चीजें हो रही हैं, किसी ने आपको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे तो अब वो है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप कुछ महीने पहले जाए तो बैरक के अंदर उसका CEO चेंज हुआ था, वो भी एक और वो CEO चेंज हुआ था उसकी वजह से थी कि पुराना CEO जो था वो रिस्की मार्केट्स में वेंचर करता था, और ये नया CEO जो ज़रा कंजर्वेटिव पे आ रहा था। अच्छा, दूसरा अगर अमेरिका में चले जाएं तो आज से 2 साल पहले उनका वो माइनिंग पे और इन चीज़ों पे बड़ा जोर था, बट उनके अपने घर के अंदर जो है वो माइनिंग की उनकी ऑप्शन निकल आए। या नेवेडा जो है आपका, वहाँ पे और मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे माइनिंग की ज़्यादा है और वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो वो शायद आपके ऊपर और आप जैसे रिस्की मार्केट्स पे ना करें। तो अब ये दोनों चीज़ें लगा के बैरक ने कर दिया है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, तो जब तक ये पॉडकास्ट आएगी, इसके दरमियान में बैरक की एक टीम पाकिस्तान विजिट कर रही है, और वो उसकी सिक्योरिटी को असेस करेगी। मेरी उम्मीद है कि अभी तक फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा, वो असेस करके चली जाएगी। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जो इन हालात को देखते हुए, कि इसका फाइनेंशियल क्लोज
जो है रिकोडिक का आप बैरिक के साथ नहीं होगा। नहीं मेरे ख्याल में ये बैरिक किसी और को बेचेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये अमरीकी लेंगे। मेरे ख्याल में अमेरिका के अलावा कोई और लेगा। चाइनीज़, सऊदी, चाइनीज़ हमारे से नाराज़ बैठे हैं कि बात करना चाहेंगे उस पर भी कर लेंगे, तो इस पे लेंगे, और वो होगा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्लोज होगा, फिर आगे चलेगी। तो फिलहाल ये कहानी जो है ना वो लिम्बो में है, बैक बर्नर पे है फिलहाल। ये $5 अरब भी गए अभी, ये फिलहाल ये नहीं और है। जो उनसे $70 अरब का सोना निकलना था वो भी गया अभी फिलहाल। अल्लाह अकबर। मुफलिसी में आटा गीला हो रहा है। लेकिन ये आप बहुत ही एक ख़तरनाक ख़बर या तज्जिया देते हुए निकल गए बीच में से कि यार वो चीनी भाई भी हमसे नाराज़ हैं। यार वही तो एक है हमारे पास चीन है, इसके अलावा क्या है हमारे पास? द ऑल वेदर फ्रेंड। आपने पिछले 2 साल में चाइना से पाकिस्तान के अंदर कोई नया पैसा आया है, कोई नई इन्वेस्टमेंट आई है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। जीरो है। वो PL-15 आए थे। नहीं देखिए, चाइना पाकिस्तान डिफेंस के अंदर व्हेन इट कम्स अलग अगेंस्ट relationship इंडिया है। तो वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, उसमें शायद मुझे भी थोड़ा सा था 7 मई से पहले जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का हुआ, जिस तरह सुबह 4 बजे हमारे चाइनीज़ वहाँ पे बैठे हुए, तो जिस तरह उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया, सारा कुछ किया, तो उसके बाद मेरा वो शक ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना इज़ आर आयरन फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इंडिया, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है। बियॉन्ड दैट जो इकोनॉमिक सपोर्ट है उसके अंदर मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। आपका सर्कुलर डेट आपने सॉल्व किया, उसमें बैंक्स को आपने सब पार बोरिंग का कहा, उसमें से एक सकूक इशू हो गया, उसका आधा बाकी रहता है, बैंक्स की साइनिंग वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। IMF ने कहा हुआ था कि जी लेट पेमेंट सरचार्जेस जो है वो आपने सब IPPs ख़त्म करने, सब IPPs के ख़त्म हो गए, मास वाए चाइनीज़ IPPs के, वो आज भी नहीं ख़त्म हुए हैं। नहीं हुए, ऐसा इकबाल ने बोल दिया, आज भी नहीं हुए हैं। नहीं कह रहे वो नहीं होंगे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। चाइना ने आपको कोई नया पैसा नहीं दिया। CPEC Part 2 जो है उसकी कहीं पे दूर दूर तक बात नहीं होती है। चाइना इज़ नॉट हैप्पी विद यू ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट के जो आपने पोजिशनिंग कर रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जो जियो इकोनॉमिक्स के जो गेंस जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाइना नहीं आपसे कुछ। चाइना की जो नई लीडरशिप है वो पाकिस्तान से इतना अटैच नहीं है। तो ये एक रियलिटी है कि चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो है वो अब उस तरह नहीं है जैसे पहले। बड़ी ख़तरनाक बात करके निकले आप अली। दरअसल ये बात एक और जगह मैंने कहीं पढ़ी या सुनी किसी के साथ, उसने बोला देखिए यही एग्जैक्ट जो आपने कहा ना, चाइना की नई लीडरशिप पाकिस्तान के साथ उतनी अटैच नहीं है, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम आपको मिडल ईस्ट में हो रहा है। दरअसल ये तमाम हजरात जो थे जो अभी हैं इक़्तिदार में, इनके वो तो अब मोहम्मद बिन जायद हों या उनके जो भाई भी थे बड़े जो उससे पहले इक़्तिदार में थे, या मोहम्मद बिन सलमान से पहले जो लोग इक़्तिदार में थे, जैसे मेरे ख्याल से लास्ट जो एक प्रोमिनेंट किंग जिनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टेक था वो शाह अब्दुल्ला थे। शाह अब्दुल्ला थे जिनका पाकिस्तान के मामलात में, चीज़ों में बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। ये अच्छा, ये रिलेशनशिप 50-60 साल पुराना था, जो शाह फैसल और उससे पहले से पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता शुरू हुआ सऊदी अरेबिया का, वो फिर चलता रहा। लेकिन उसके बाद और उन लोगों का एक अलग ताल्लुक़ था पाकिस्तान के साथ, UAE और इवन इजिप्ट और दूसरे पूरे मिडल ईस्ट का। अब ये जो क़यादत है ये वो क़यादत नहीं है, और इनका पाकिस्तान से वो लगाव और उस तरह की कोई ख़ास अटैचमेंट भी नहीं है, जो कि आपको शायद उनके इकोनॉमिक कमिटमेंट्स में भी नज़र आ रहा है। देखें, आप हैं और आपके कुछ दोस्त हैं, आपके बड़े वालिद साहब की उम्र के ज़माने में। हाँ, हम उनके अब्बा के दोस्त हैं। आपके अब्बा के वो दोस्त जो थे वो बड़े अच्छे थे, बड़े तगड़े थे, आप लोगों से ज़्यादा तगड़े थे फैमिली में, आपको सपोर्ट भी करते थे, और वो आप उनकी तरफ देखते थे कि यार ये बहुत अच्छा है। ठीक है, वो दोस्ती जो रही वो आज तक रही। वो अब्बा जो है वो आज भी आपके साथ बड़ा शफकत से पेश आते हैं, ये होते हैं। लेकिन आप और आपके बच्चे जो है वो किसी काम के नहीं रहे। आप लोग की इकोनॉमिक स्टाटा नीचे आता रहा, आपके सोशल इश्यूज बढ़ते रहे, जबकि वो बहुत ऊपर निकल गए। पता नहीं कहाँ चले तो गए। अब ये तो नेचुरल आउटकम है जो हो रहा है। स्टेटस का फ़र्क हो गया, स्टेटस का बहुत फ़र्क हो गया, बहुत फ़र्क हो गया। फ़र्क पहले भी था लेकिन अब बहुत फ़र्क हो गया। 70 की दहाई में शायद हम उनसे ऊपर थे, तो वो अब 70 से 50 साल हो गए ना, 2 जनरेशन गुजर गई।
ठीक है ना, तो उन 2 जनरेशन के बाद स्पेशली तो बड़ा सिंस फर्क हो गया। 2000s। हाँ, पर 2 जनरेशन गुजर गई ना। 2000s के बाद ये गल्फ बढ़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं भी कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता फर्क आता रहा, अब तो बहुत बड़ा फर्क आ गया एंड है। एंड अब तो बराबरी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, अब वो एक बहुत ही वन साइडेड रिलेशनशिप है। मतलब लुक एट व्हाट आई मीन, पता नहीं ये पॉलिटिकली ठीक बात है कहना कि नहीं, लेकिन इट इज़ जिस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है कि 2 महीने के लिए रोल ओवर, एक ये तो ह्यूमिलिएशन है यार। मतलब व्हाट कैन वी से, आई डोंट नो। मतलब मुझे तो, और 6.5% पे आपने, वैसे आप मुझे क्या फेवर कर रहे हैं यार, आपने मुझे 6.5% पे कर्ज दिया हुआ है। मेरी हाल इतनी बुरी है कि मैं तो वो भी आपसे 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए पैसे, अच्छा चलो परसों दे देना, नहीं अच्छा चलो कल दे देना। $3 बिलियन के लिए इस तरह हमारे साथ हो रहा है। दिस इज़, हमें सोचना चाहिए कि हम कब तक बाहर की तरफ देखते रहेंगे अपने मुल्क को, हमारे जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे ना अली। हाँ, हमारे ये प्राइम ठीक नहीं मिनिस्टर एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, क्या कहते बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत सही बात कहते हैं लोग, आप उनकी 100 बातों से, मैं 100 बातों से इख्तलाफ करूंगा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। बेगर्स कांट बी चूजर्स, beggars can't be choosers and why are we beggars? अब इस पे आ जाए ना, हाँ, so why are we beggars? हाँ, इस पे आते हैं। beggars हम इसलिए हैं अली कि हमारे मईशत का एक दहाइयों पुराना मसला है, आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, कैसे चलेगा मुल्क का पहिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही है मसला। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे आपकी ही रिपोर्ट बिजनेस रिकॉर्डर की मैं देख रहा था कि 2025 के अंदर स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का पिछले फिस्कल ईयर का 832 अरब रुपए का नुकसान, टोटल क्यूमुलेटिव लॉसेस 6.3 ट्रिलियन। रियासती कारोबारी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेट इंटरप्राइजेस कह लें, रियासती धंधों के, रियासती कारोबार के नुकसानात 6.3 ट्रिलियन। और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोई एक ट्वीट किया हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने जेट्स खरीद रही है, गल्फ स्ट्रीम पता नहीं क्या क्या ले रही है। ये जो डिस्कनेक्ट है, ये कैसे कर लेते हैं लोग? देखें ना, बात ये है ना कि सारा जो कर्जा है और सारी जो हमारी लाइबिलिटी है वो है फेडरल गवर्नमेंट की, और सारा जो पैसा है वो है प्रोविंसेस में है। ठीक है जी, आप और प्रोविंसेस में, और पंजाब जो है वो सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा उसके पास मजे आ रहे हैं उसको। दूसरा आपका सिंध है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद केपी और बलोचिस्तान है। तो आपको पता है कि पंजाब किसके पास है, सिंध के पास है, बलूचिस्तान किसके पास है, केपी किसके पास है, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है जी, तो उसमें अब उसमें ये जो बार्गेन हुई थी 2023 के अंदर पॉलिटिकल, वो उसमें सबसे बड़ी वजह जो सेंट्रल की लाइबिलिटी वाली हुकूमत PMLN की लेने की ये थी कि उन्हें पंजाब नहीं मिलना था। उन्हें PPP क्यों इस सारे गंद के अंदर जो वो अपना पार्टनर बनी है कि उसे सिंध अपना प्यारा है। आज दे आर ऑन वन पेज ऑन एनीथिंग बट ऑन वन थिंग, दैट इज 18th Amendment और 7th NFC वार्ड, और if you want to split the सूबाज into 10-20 सूबाज, तो उस पे ये कोई नहीं मानते, वो भलाई कोई नहीं जाने जाते। नहीं, आप सूबे के बजाय एक और काम कर लेना अली, आप लोकल बॉडीज को एम्पावर कर दें। कोई भी नहीं करता, ये भी नहीं करते ना। अब सूबे तो लंबी ना नौमन तय लोग ना राधा नाचेगी, वो सूबों ने करना है, वो सूबे कभी करने नहीं देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बेसिकली आप जो रिसोर्सेज जो है उसको 3rd ईयर पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और वो आप देखिए पंजाब कितना लेविशली स्पेंड कर रहा है, पंजाब कितना लेविशली स्पेंड कर रहा है, किस तरह लेविशली वो अपनी इश्तिहारात पे, अपनी मशहूरी पे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल पे, जिसका 1 पॉइंट ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपनी पॉलिटिकल लॉस्ट क्रेडिबिलिटी को वापस लाना है, मैंने इमरान खान को बुलाना है और अपनी तस्वीर दिखा के वापस लाना है। इस पे सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, इसके ऊपर कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। तो ये जहाज खरीदना भी तो इसी के अंदर ही एक चीज आ जाती है ना, ये आ जाता है। ये इस किस्म का जो डिस्कनेक्ट है, मतलब लोग अक्सर लोगों से बात होती है ना अली, तो वो कहते हैं नहीं यार इससे कितने पैसे बच जाते। मसला ये कि इससे कितने पैसे बच जाते की बात नहीं है, मसला ये कि आपका माइंडसेट आपका माइंडसेट शो कर रहा है, आपका प्राइवेट मनी थोड़ी है कि आप देखिए, नो डेफिसिट, नो सब्सिडी इज गिवन बाय द स्टेट। एक लोगों को ये समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं देती है, हम और आपकी जेब से ही लेती है। चाहे वो नोट छापे, चाहे कर्जा ले, चाहे टैक्स लगाए, कुछ भी करे, उसकी कॉस्ट मैं और अली खिजर अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो कल को जब कर्जा बढ़ता है उसे इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन से बड़ा टैक्स क्या है? इस मुल्क ने जो पिछले 5 साल में इन्फ्लेशन का टैक्स दिया है वो क्या समझ नहीं आता आपको? सो हम ही पे करते हैं ना। टॉकिंग अबाउट दैट, ये जो 830 अरब रुपए हैं,
ये कौन भरेगा? मैं और आप भरेंगे। रिफॉर्म्स हो नहीं रहे। पावर सेक्टर पे रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ चीज़ें हुई हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आपका ओपिनियन लूंगा अली, क्योंकि मैंने पढ़ नहीं सका। आई डोंट नो इफ़ यू हैव रिटन एनीथिंग ऑन दैट और नॉट, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन। 2 मेजर इसमें खबरें हैं। एक तो नेट मीटरिंग वाला इशू है, ठीक है, और दूसरा है कि वो जो 270 अरब रुपए इंडस्ट्रियल सारिफीन को रिलीफ दिया है, वो मुझे और आपको फिक्स्ड पर किलोवाट आवर फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। मतलब बिजली हम इस्तेमाल करें ना करें, हमें मीटर रेंट हो गया एक तरीका का। वो एक कंसिडरेबल अमाउंट 4-5 हज़ार रुपये तक जाएगा वो लोगों का, या शायद और भी ज़्यादा, वो देना होगा। और कुछ थोड़ा सा 58-54 का फ़र्क आया है इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 चीज़ें हैं अली, हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, पहले नेट मीटरिंग पे आ जाते हैं। नेट मीटरिंग के अंदर मेरे ख्याल में जो हुकूमत पहले फैसला कर रही थी कि नेट मीटरिंग को रिवाइज़ कर रही है और नेट बिलिंग पे जा रही है और उसके रेट नीचे गिरा रही थी, वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। सही है, बिल्कुल ठीक डिसीजन था। हालांकि मैं उस नेट मीटरिंग का बेनिफिशरी हूँ, आप भी हैं शायद, और मैं भी नहीं। लोग हैं। अच्छा, बेनिफिशरी बहुत लोग हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर तकरीबन 4 से 4.5 लाख लोग हैं जिनके यहाँ ये नेट मीटरिंग की फैसिलिटी है। इसके अलावा हमारे 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके पास नेट मीटरिंग नहीं है। ठीक है। और ये 4.5 लाख लोग वो हैं जो आपकी पॉडकास्ट में आते हैं, जो रात को पैसे वाले, जो टीवी एंकर हैं या टीवी है होस्ट हैं, जो अखबारों में ओपिनियन राइटर लिखते हैं या करते हैं, जितने लोग सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इन्फ्लुएंस करते हैं, 90% प्लस वो नेट मीटरिंग के बेनिफिशरीज हैं और वो इनहेरिट बायस अपना बोल रहे होते हैं। ठीक है, इनहेरिट बायस बोल रहे होते हैं। जैसे टेक्सटाइल वाला आएगा ना, वो हमेशा टेक्सटाइल के फायदे करेगा। एक आईपीपी वाला आएगा, वो हमेशा आईपीपी की फायदे की बात करेगा। इस तरह नेट मीटरिंग वाले ये सारे अपने फायदे की। लेकिन सिर्फ एक सवाल कर लूं, ये आपके पास ये डेटा है कहाँ? ये कोई डेटा पॉइंट है कि 90% सोलर कन्वर्जन अपर मिडिल क्लास या एफ्लुएंट क्लास ने की है? देखिए, नेट मीटरिंग जो यूजुअली होती है ना, वो होती है कि आपके पास 3 फेज मीटर लगा हो, ठीक है। वो यूजुअली जो घर जिसमें ज़्यादा लोड होता है, जिसमें एसी वेसी लगे होते हैं, वो होते हैं। दूसरा, नेट मीटरिंग वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे घर पे छत हो। तो जहाँ पे ज़रा बड़ी छत होगी वहाँ पे ज़्यादा सेंशन लोड लग सकता है और वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगी। तो अमूमन ये चीज़ें जो है कराची के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले नहीं कर सकते, जो सिंगल फेज मीटर वाले हैं वो नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो लोग हैं वो यही कर रहे होते हैं, पैसे वाले कर रहे होते हैं। अच्छा चले, पैसा है नहीं है, आप ये है, आपने 2015 में ये पॉलिसी लाए, उससे सोलर बहुत महंगा था, उस वक्त आपने स्टेट बैंक ने सब्सिडी भी दी, सब कुछ हुआ, ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सोलर सस्ता हो गया, बिजली महंगी होती रही और उसका वो जो है आपको उसका इम्पैक्ट ग्रिड पे आने लग गया, तो उसको चेंज होने थे। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में चेंज हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी भी जगह है कि साउथ अफ्रीका में कि जहाँ पे एक सर्टेन टाइप पे अगर आप सोलर की बिजली ग्रिड पे फेंकते हो तो आप पैसे देते हो। तो यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे ये पिछले साल इन्हें चेंज कर देना चाहिए था। 2-2.5 लोग उस वक्त कंज्यूमर था, इन्होंने नहीं किया 1.5 साल में, क्योंकि उस वक्त शायद इन्वर्टर कोई इंपोर्ट कर रहा था, कोई सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा था, उसका सपोर्ट करना था। आज 4.5 लाख लोग हैं तो आप परेशान हो गए, आपने चेंज किया, फिर आपने वापस ले लिया और नए पे कर दिया। पर अल्लाह आपने आज नए पे कर दिया, पुरानों पे चूँकि ये अशराफिया जो सारे बोले आपने छेड़ दिया, उसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। लेकिन नेट मीटरिंग के ऊपर जो भी आप एक्स्ट्रा उसके ऊपर से जो कॉस्ट आ रही है वो नॉन नेट मीटर आप जैसे लोग या बाकी जो यहाँ पे है वो पे कर रही हैं। इसके अलावा नॉन नेट मीटर वाले लोग जो है या नेट मीटर वाले भी जो नेट मीटरिंग को निकाल के लोग जो है वो क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं लाइफलाइन वालों के, नीचे वालों की। आज आपने इंडस्ट्रियलिस्ट की सुन ली, इंडस्ट्रीज के अंदर से वो 4 रुपये की सब्सिडी निकाल दी। आपने इंडस्ट्रीज का पावर टैरिफ रिवाइज किया, जिसकी दूसरी बात की थी, जिसपे से 4 रुपये आपने निकाल दिए कि जी उसने वो क्रॉस सब्सिडी देता है वो ख़त्म हो गया, जिसपे इंडस्ट्री कहता है कि हम सब्सिडी ले रहे हैं, क्रॉस सब्सिडी खत्म हुई। उसकी तो आवाज़ है। जो बाकी जो 700 यूनिट से ऊपर या 400 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाला है, वो आज भी सब्सिडी दे रहा है, उसकी आवाज़ भी कोई नहीं है, उसकी कोई सुन भी नहीं रहा। वो क्यों दे रहा है? उसके ऊपर से तो सब्सिडी रहा, उसको बिजली महंगी नहीं है, उसको बाकी खर्चे नहीं करने, वो आपको टैक्स भी भरता है, वो बच्चों की फ़ी भी भरता है, सब कुछ करता है। और वो आपको बिजली में जो आपका काम है कि अगर आपने सब्सिडाइज करना है, गरीब को सस्ती बिजली देनी है अपने बजट से, तो वो भी उसकी जेब से लेके दे रहे हो। ये क्या बात हुई? शाबाश, बात ये बहुत, अब आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो 300 अरब रुपये बचा लिए हमने कौम के, ओ भाई आपने 300 रुपये बहुत ऊँट के मुँह में जीरा है।
आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे? ये सारी रैशनलाइजेशन आप मेरे एंड पे क्यों कर रहे हैं भाई? ये कंज्यूमर एंड पे रेजिडेंशियल टैरिफ वालों के साथ ही सारी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। अभी जो इंडस्ट्री को रिलीफ दिया वो उठा के आपने फिक्स चार्जेस करके मेरे ऊपर डाल दिया ना। देखिए फिर वही बात है, जेब से कुछ नहीं देती है सरकार, जेब से तो कुछ भी नहीं देती है ना। या तो आपकी जेब से लेके मुझे दे देगी, मेरी जेब से लेके वकास को दे देगी, वकास की जेब से लेके अब्दुल अहद को दे देगी। ये टोपियाँ घुमाती है, इसकी टोपी उसके सर। मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात मैं मान ली सोलर के ऊपर कि ठीक है जी नेट मीटरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब आपके टैरिफ स्ट्रक्चर में जिस किस्म के भूत हैं, भूत आपके टैरिफ स्ट्रक्चर में, आपके पावर सेक्टर में आसेब हैं, बड़े बड़े खौफनाक जिन भूत हैं, चुड़ैले हैं वहाँ पे, उनको कौन निकालेगा और ये कैसे निकलेंगे? और दूसरी बात ये अली भाई, मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये सवाल मैं बहुत लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। भाई कोई जिम्मेदार है ना इसका? मुल्क के खजाने को चले देखिए ना, कत्ल के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कत्ल, एक होता है मैन स्लॉटर। कि भाई मेरी नीयत कत्ल करने की नहीं थी लेकिन बंदा मर गया, लेकिन उस पर भी 5-7 साल सज़ा हो जाती है, उम्र कैद नहीं होती, 4-5 साल 6 साल सज़ा हो जाती है मैन स्लॉटर पे भी। ये जिन लोगों ने ये सारे पावर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट किए, ये सारी पॉलिसीज बनाई, जिनकी वजह से कितना 2.3 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, करता जाता है जी, कभी होता है पे कर देते हैं, पे खड़ा हो जाता है, आजकल इतना ही है। इतना ही है ना। हाँ। 4 साल पहले भी इतना ही था, जिसको हमने कहा था हम नीचे ला रहे हैं, फिर वहीं चला गया। एनीवे, मेरा पॉइंट अमाउंट नहीं है। और पाकिस्तान अपने खित्ते की महंगी तरीन बिजली में और आप खरीद रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी के घर के खर्चों का 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया है अली भाई, यकीन करें। कोई एक आदमी जो 2.5-3 लाख रुपए, कितने लोग कमाते होंगे इस शहर में अली भाई, उसका भी 50,000 रुपए का बिजली का बिल है इस वक्त, अगर उसने सोलर वोलर नहीं लगाया हुआ है। सो इट्स 20% ऑफ हिज इनकम। ये आपके पास कोई नंबर है कि दुनिया में कहीं और एक रेजिडेंट्स और आम शहरी अपने खर्चों का 20 से 30% बिजली का बिल देने पे खर्च कर रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत कम है, बहुत मेरे ख्याल कम में ये होगा। 10% होता है। जो अगर ये MNCs वगैरह जब अपनी वो सैलरी वगैरह बनाती हैं तो वो उस हिसाब से करती है, तो वो अमूमन उनका 10 से यूटिलिटी बिल, ओवरऑल यूटिलिटी बिल जिसमें बिजली पानी गैस सब कुछ मिला के आ जाता है, वो 10% होता है, 10 से 12% से ऊपर नहीं होता। अली भाई, इस डाके का, इस नुकसान का, इस ब्लीडिंग का कोई जिम्मेदार तो होगा। मैं कहता हूं चलो उसने करप्शन नहीं की, उसने किकबैक नहीं खाए, उसने कमीशन नहीं लिए, लेकिन उसने गलत फैसला तो किया। उसने कत्ले अमद किया या मैन स्लॉटर किया, लोग तो मर गए, लोगों का नुकसान तो हो गया। किसी एक आदमी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हम। अब 94 के अंदर जो पॉलिसी आई थी पाकिस्तान के अंदर बिजली का प्रॉब्लम ये है कि हम 1980 से आज के दिन तक चले ना, तो हमारे पास 2 फेजेज आ रही हैं। एक आया है कि हमारे पास क्रिपलिंग शॉर्टेजेस, और एक है कहत है, और एक एक्सपेंसिव सरप्लस कि है बट बहुत महंगी है। 86 की भी आप हेडलाइंस देखेंगे तो लोड शेडिंग होती थी। 94 के अंदर हमने एक पॉलिसी लाई पागल हो गए और हमने दबा के प्रोजेक्ट लगा दिए, और उसके बाद हम 2005-7 तक हम सरप्लस में रहे, फिर हम डेफिसिट में ना हो गए, फिर 2015 की पॉलिसी रही, फिर दबा के प्रोजेक्ट लगा दिए, फिर हम सरप्लस पे आ गए। और दोनों तरफ एक ही गलती दोबारा दोहराई गई है, और ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से दोहराई गई है। कोई प्रोजेक्ट भी ज़्यादा लगाए गए, डेट भी ज़्यादा बढ़ा, रेट भी ज़्यादा दिया गया। 94 में PPP की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जरदारी साहब के बारे में वहीं से मिस्टर 10% की बातें शुरू हुई थी, ठीक है। और 98 में PMLN ने नेगोशिएट भी किया था। 2015 में PMLN की गवर्नमेंट थी, और वही चीज़ है। तो अब आप किसको कसूरवार, किसको ना कराएं, आज दोनों वो हुकूमत में बैठे हैं और एक अम्ब्रेला में जो पूरा मुल्क चला रहे हैं जो लोग, वो उनके साथ है, तो अब मुझे बताइए आप किसको इल्जाम देना है? नहीं, मुझे नहीं बताया, आप बताएंगे। मैंने आपको बता दिया ना, ये लोग थे, अब इनको आप छोड़ दें 94 को छोड़ दें। 2015 में यही लोग थे भाई, वो मिनिस्टर साहब भी वही थे। 2014 वाले 94 वाले आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल है। ऐसे क्यों छोड़ दूं मैं उन्हें? मैं क्यों छोड़ दूं? मत छोड़ें। नहीं, मेरा कोई आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर देम। आप जो जी चाहे बोलें। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि 2014-15 में अली भाई, मैं और आप बिल देते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। मैंने बिजली खरीदी, हुकूमत ने मेरे लिए बिजली खरीदी
किसी चाइनीज कंपनी से और उसको बोला कि मैं तुम्हें डॉलर में वापस करूंगी, मुझसे लेगी हाँ पीकेआर में, हाँ और उसको डॉलर बेस रिटर्न प्रॉमिस किया मार्केट रेट पे। हाँ मैंने अली भाई 1983 से डॉलर को स्टडी किया है। एवरेज CAGR ग्रोथ ऑफ डॉलर, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर इज 8.5%। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आप अभी कोई भी हिसाब करने बैठेंगे ना, ठीक है, अगर ऐसा आप ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, 2 साल के बाद कुछ करेंगे डॉलर, आप उस हिसाब ऐसा ही है, से बिल्कुल कंपाउंड ठीक है, करेंगे बिल्कुल उसको। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा फैक्ट ही है। हाँ ये कोई- बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये इतना ही मतलब अगर होगा। मैं और आप भी कोई काम कर रहे होंगे तो ये हिसाब लगाएंगे डॉलर के काम में। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने ये नहीं सोचा नहीं यार, इस कदर ना नहीं देखिए, ये मैं इसको नाअहली नहीं कहता, इन लोगों को ये चीज़ पता थी। चल 94 में नहीं पता थी तो 2015 में तो बड़ी अच्छी 2015 में तो तरह पता थी। बहुत अच्छी तरह पता थी, बहुत अच्छी तरह। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? और चाइनीज़, मज़े की बात हो, 2015 में चाइनीज़ के पास गए सीपेक के अंदर, उन्होंने कहा जी कोयले के प्रोजेक्ट लगा लो। उन्होंने कहा साहिवाल पे ना लगाओ, साहिवाल पे लगाओ, साहिवाल पे लगा रहे हो, साहिवाल पे लगा लिया, अच्छा लगा लिया, कोयले के लगा लिए, साहिवाल पे लगा लिया, और पोर्ट वगैरह पे लगा लिए, कोयले के प्रोजेक्ट शुरू होने शुरू हो गए। उसके बाद ऑल ऑफ द फ्रंट फैसला करते हैं कि हमने LNG के लगाने हैं, और वो भी वहां बलू की। और 3 LNG के प्लांट लगा लिए। अब मेरी बात सुनो, उस पर चाइनीज़ ने हाथ पकड़ लिया, भाई या तो तुम ये कोल नहीं लगाते, LNG लगाना था, अगर कोल लगा दिया तो LNG को लगा रहे हो, तो भाई इसको कौन कसूरवार है, मुझे बताएं कौन कसूरवार है? शहबाज शरीफ वाज लुकिंग आफ्टर द पावर प्रोजेक्ट्स एट दैट टाइम। तो आप फिर करें, बात करें, पर ये पंजाब गवर्नमेंट ने 2 लगाए थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिर में आया, क्यों आए हैं? एक जो ना नून लीग के बड़े मसला है अली भाई, जो आपने भी कुछ देर पहले बात की थी यार, ये जिस बेदरेग तरीके से रियासती वसाइल का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल कैपिटल के लिए करते हैं ना, ये बिल्कुल ही इस मामले में बिल्कुल, उस वक्त भी पॉलिटिकल प्रेशर था, इमरान खान का धरने शरने थे, 14-15 मसले मसाइल थे। इन्होंने बस कहा खबरें चाहिए मुझे, खबरें दो, मैंने लगा दी तरक्की की राह पे गामजन कर दिया। इनको हेडलाइन, दे रन आफ्टर हेडलाइंस, दे हैव गॉट अ थिंग फॉर दिस। शबशबा हमाल लगा दिया 5000 मेगावाट। आई थिंक दिस इज देयर साइकी। पता नहीं ये लाहौर साइकी है। मीडिया स्पेंड नहीं आपने देखा, मीडिया स्पेंड आप भी तो वहाँ काम करते रहे, हाँ, हमें नहीं मिलते थे, समा को नहीं मिलते थे। नहीं, ओवरऑल हाँ, 8 बिलियन रुपीज इन द नेक्स्ट 2 years। पहले साल 13 में 1 बिलियन रुपीज, 14 और 15 में 8 अरब रुपए। और किस चीज को? अखबारों को, जिनकी टोटल सर्कुलेशन 10,000 भी नहीं है, उनको आप दे रहे हैं अरबों रुपए के इश्तिहार, 3-4 अरब के इश्तिहार दे दिए अपने अखबारों को। वाई? बिकॉज यार अली भाई, ये सीन हो गया कि मीडिया चैनल ओनर्स ने, मतलब जंग वंग और डॉन के तो पहले से अखबार थे, फिर टीवी हुआ ना, लोगों ने पहले टीवी खोले, उन्होंने कहा अच्छा पैसे इधर से आते, उन्होंने अखबार खोल लिया, उन्होंने बोला यार ये तो पैसे तो इसमें तो हींग लगे ना फिटकरी, और ROI भी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने एक बड़ा चैनल खोला, साथ एक छोटा अखबार खोला, और उस अखबार के जरिए एड्स उठा लिए, और आप भर रहे हैं। ये मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि डिस्कोर्स इतना गिरा हुआ है, और इसमें बड़ा मसला हमारी अपोजिशन का भी है। हम इतनी घटिया किस्म की अपोजिशन होती है कि इस चीज़ के बारे में कोई सियासतदान आवाम में अवेयरनेस नहीं पैदा कर सका है कि ये कोई भी पैसा ये अपनी जेब से नहीं खर्चते हैं, ये आपको कोई फेवर नहीं करते हैं। वी शुड होल्ड देम अकाउंटेबल कि भाई ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। तो 2015 में, और एक और बात, अब मैं इसको, इस पे बात कहीं और चली जाएगी, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि RLNG प्लांट्स और ये LNG प्लांट्स आप कहाँ लगा रहे हैं भाई, उठा के मिडलैंड्स में। मतलब खुदा का खौफ करें यार, मतलब इसका कोई तुक है? आपने हेडलाइन की बात की ना, वो प्लांट लग गए थे बट उनके कनेक्शन नहीं लगे, जिसकी वजह से इशू आता रहा। बहरहाल तो फिर इस पे हर जगह पोर्ट के पास लगती है चीजें कि यार किसको करना चाहिए? फिर RLNG के इतने आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, जो भी आज भरते पे रहे, इस पे आप किसको पकड़े यार? उस बंदे नहीं पकड़े नहीं, मुझे तो अब वो याद आता है सीरियसली। मैं एक टीवी चैनल के ऊपर एक शो के अंदर PTI के जो एनर्जी के उस वक्त मुशीर थे, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, जो भी मुशीर थे, ताबिश गौहर, पता नहीं जो भी थे, उनको बहुत ग्रिल किया जाता था कि आप LNG क्यों नहीं मंगा रहे। नदीम बाबर ही वाज बीइंग ग्रिल्ड, बट उस बंदे ने बोला हम नहीं मंगवाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। याद है, टर्मिनल बनाएं। हमने उनको मतलब फटा लगाया उस बंदे का, लेकिन तो शुक्र है नहीं लगाए। आज देख लें टर्मिनल के हालात का। आज अभी टर्मिनल अभी भी नहीं बना, टर्मिनल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो बहरहाल जी, हम, और दूसरी बात, आपको एक और मज़े की बात है, जो हम RLNG इंपोर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से अपनी गैस हम बनाते हैं, क्योंकि हमें वो इंपोर्ट करनी है, हमने अपनी गैस की। अच्छा, दूसरी एक और बात आपने नहीं आप नोट की, आपने अपनी पिछले 15-20 साल में ऑयल एंड गैस की पॉलिसीज़ नहीं बनाई, जो अब बनाना शुरू की, आपने उसको कीमत नहीं दी ताकि यहाँ पे गैस ना बन सके और इंपोर्ट करें।
तो ये भी एक पूरी इस अरे पे भाई, लेकिन पीछे मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी इसके पीछे- ऑयल लॉबी है सर, एक पूरी ऑयल लॉबी है। ऑयल लॉबी तो है, लेकिन कौन हाँ। है, कौन है जिम्मेदार? कोई तो होगा ना। मैंने तो आपको बोल दिया ना बता भैया, दिया। जो आपको जो लोग हैं उनसे पूछे जो उस वक्त एक बिजली डिसीजन के बिल मेकर थे, बिजली के बिल में है, वो दे शुड बी हेल्ड बिजली के रिस्पांसिबल। बिजली के बिल में 9 टैक्सेस हैं अली भाई। हाँ 23 to 25% of our tax, our bills हाँ is made up of taxes. हाँ, मतलब इतनी महंगी पहले मुझे बिजली दी फिर तुमने, उसपे टैक्स है, फिर उस पे मैं क्रॉस सब्सिडाइज करता हूँ, फिर टैक्स भी देता हूँ, फिर मैं उस पे क्रॉस सब्सिडी पे भी टैक्स उस देते क्रॉस हैं, सब्सिडी पे उस tax- क्रॉस सब्सिडी पे भी टैक्स देते हैं आप। यस, यानी कि 4 रुपए आपने मतलब मैं इनकी जेब में खैरात दिया, करता हूँ तो मुझे रिलीफ, उस 4 रुपए पे टैक्स भी दिया, और खैरात आप देते हैं तो उस पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, इस पे टैक्स भी देते हैं आप। इस पे मैं टैक्स देता हूँ, कमाल है मैं ना। खैरात देता हूँ और उस पे मैं टैक्स देता हूँ। हाँ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हाउ डम दिस इज, हाँ। दिस इज मतलब It's लिटरली not आप लोगों dumb. को समझना, It's how Sinister. It's It's sinister. It's sinister. How मतलब you're आप ये being समझे played, how you're being ये played टैक्स by के the मुल्क के state. रूल्स ये हैं। बड़ी अली भाई, हम लोग अपने फरते जज्बात में जल्दी से और जोर से बोल के निकल गए। इस मुल्क में लॉ ये है कि अगर मैं और आप अपनी इनकम का कोई भी हिस्सा किसी रजिस्टर्ड चैरिटी को डोनेट करते हैं तो वो पैसा हमारी इनकम से हज़फ हो जाता है और उस पर हम टैक्स नहीं देते। लेकिन अली भाई ने जो पॉइंट इस वक्त रेज किया है वो ये है कि हम जो अगर कोई 400-500 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो 100-200 यूनिट वालों को जो रिलीफ देती है हुकूमत रेट में 3-4 रुपए का, उस रिलीफ के पैसे मैं भरता हूँ या अली भाई भरते हैं या हर वो आदमी भरता है जो उससे ऊपर टैरिफ का है। तो ये मैं एक सॉर्ट ऑफ सब्सिडाइज कर रहा हूँ उन लोगों को, डोनेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन उस डोनेशन पे भी मैं टैक्स देता हूँ। दिस इज हाउ टेरेबल आवर टैरिफ्स आर। Indeed, indeed. बट लेट्स मूव बियॉन्ड पावर सेक्टर, लेट्स मूव बियॉन्ड दिस। एक बात तो तय है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि रियासत को तो किसी धंधे में होना ही नहीं चाहिए, ये तो साबित हो चुका है। बाय द वे, kudos to Arif Habib Group and बल्कि फौजी फाउंडेशन who is now the biggest stakeholder in PIA। हमारे सर से ये बोझ उतर गया, हम टैक्स पेयर्स के सर से। होपफुली अब मज़ीद इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी कोई, जैसे अभी मैंने नंबर शेयर किया कि तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस तो हर साल हम एक जा रहा है, जा ही रहा है, जा रहा है। वो दरिया बह रहा है पूरी रवानी के साथ। हाँ। उसमें से एक हमने बाल्टी पानी निकाल लिया, लेकिन दरिया बह रहा है। इसको ठीक करने की कोई एफर्ट्स नज़र आ रही हैं आपको? यार मतलब ये प्राइवेटाइजेशन पीआईए की हुई है तो मुझे कुछ हो पाई है, ठीक है, ये पहली दफ़ा कुछ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अब आके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो होंगी, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। इसमें काफ़ी छोटे छोटे मसले हैं। देखिए पीआईए जो है ना, प्राइवेटाइज कब हुआ है ये आप नोट करें। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की जो कोशिशें जो पहले की गई थी 2016 में की गई थी, फिर 2024 में जो की गई उसको नहीं जाते, 2016 में की गई थी या उससे पहले जब भी बात होती थी तो नाकाम हो जाती थी। उसकी वजह ये थी कि पीआईए के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे ना, वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सेंस होते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने जाके पीआईए के अंदर पीपल्स पार्टी स्पेशली भर्तियाँ कर दी, वो फिर पीआईए के अंदर भर्तियाँ आती थी, वो एक्टिव होते थे, वो चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो भर्तियाँ कम होती गई। पिछले कुछ सालों में वो उस तरह भर्तियाँ नहीं हुई। बहुत सारे लोग जो बोलते थे वो रिटायर हो गए या वो क्लोज टू रिटायरमेंट हो गए हैं। पीआईए के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कम हो गए हैं वर्सेस उस दैट। और पीआईए में वो जो रेंट थे, वो जो लोगों के इंटरेस्ट थे, वो लोगों की जो मलाइयाँ लगी हुई थी वो कम हो गई। ठीक है। तो उसकी एक वजह ये भी थी कि मलाइयाँ ना लगने की वजह से ये प्राइवेटाइज हो गई। और उसमें दूसरा पीआईए के अंदर, इवन पीआईए के अंदर प्राइवेटाइज, देखो पीआईए से आम आदमी का कितना ताल्लुक है मुझे बताइए। पाकिस्तान का आम आदमी सवाए ये कि वो कभी कई साल ज़िंदगी में एक आध दफ़ा उम्रा हज पे जाएगा या वो बाहर काम, या वो बाहर का काम 30 लाख पैसेंजर, ठीक है जी, उसमें से भी 30 लाख पैसेंजर यूनिक थोड़ी होते होंगे, ठीक है, बहुत बहुत कम है। और वो आम आदमी पे पीआईए का कोई सेहत पे उसकी फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइवेटाइज होती है नहीं होती। आम आदमी को कोई सब्सिडाइज टिकट नहीं मिलती, आम आदमी को और को फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन जब आप डिस्कोस में जाएंगे, डिस्कोस का कस्टमर हर इंसान है, बिल्कुल हर घर वाला है, बिल्कुल है, उसको उससे फ़ायदा नुकसान होता है। कराची के अंदर आपकी के इलेक्ट्रिक के बारे में जितना लोग बोलते हैं, किसी और कंपनी के बारे में बात करते हैं, नुकसान होता है, वालियत होता है, हर बंदा उससे एसोसिएटेड है। लोड शेडिंग होती है तो सबसे पहले गाली के इलेक्ट्रिक को ही जाती है। लेकिन की सर्विस तो बहुत बेहतर हुई प्राइवेट। मैं सर बात ये कह रहा हूँ कि मैं अच्छा के इलेक्ट्रिक अच्छा बुरा है, मैं ये बहस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका स्टेक बहुत बड़ा है, उसका ये है, फिर उसमें हर किसी का इंटरेस्ट है। आज भी आप देखें MNA MPS जो है वो बिजली के कनेक्शन उसमें बड़ा कुछ जाते हैं।
तो भाई उसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें इतने ज़्यादा मुश्किल होगी। खांचे हैं, फिर उसके अंदर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा पीआईए में तो आपने सफाई कर दी थी। इट्स अ मच डिफिकल्ट समझ गया आपकी बात, समझ गया आपकी बात। लेकिन यह है कि मैं मोहम्मद अली जो हमारे प्राइवेटाइजेशन का जो मिनिस्टर हैं और उनके बोर्ड में कुछ बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे जो मुल्क के लिए दिल Sincere भी लोग। रखते हैं, सिंसियर भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त भी हैं, आप भी उन्हें जानते जी, जी। हैं। तो मेरे ख्याल में मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि कोई बेहतर काम होगा इंशाल्लाह। एक और चीज़, लास्ट टाइम हम जब बैठे और इस दौरान हुआ, सुपर टैक्स लगा दिया गया बिजनेसेस पे। योर टेक। देखिए जी, सुपर टैक्स जो है मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 29% है, जो दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा उस पर WIPF ये वो करते हो तो कुछ 34-35% पे आता है, फिर उस पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया, तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और इस सुपर टैक्स को लगाने के बाद भी आप उन्हीं 1% एलीट के ऊपर FBR इस वक्त चल रहा है। और उस सुपर टैक्स को लगाने के बाद अभी उस सुपर टैक्स की रेट्रोस्पेक्ट जब आपने लगाया, आपने कहा कि इससे पहले भी लगेगा, और उसकी रेट्रोस्पेक्ट की जो आपने आज वसूली की है अभी, जिससे FBI के टारगेट तकरीबन मीट हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल में आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन जो है डिसइंसेंटिवाइज हो गया, और यहाँ पे कोई जो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, उसमें एक वजह हायर टैक्सेशन है जिसमें सुपर टैक्स शामिल है। मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन भी आज, हाँ, वो भी आप देख लेना, वो भी हो रहा है। बात ये है EPCL जैसी कंपनी से, मतलब एंग्रो पॉलीमर, अच्छी तगड़ी कंपनी, अच्छा ग्रुप, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व इस बरकातहू। टैक्सेशन के साथ कोई नहीं काम कर सकता। आपको टैक्सेशन नेशनलाइज करनी है, आप टैक्स को एक्सपैंड नहीं कर पाते। जिन एरियाज में एग्रीकल्चर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, आगे पीछे रिटेलिंग में, होलसेल में, सर्विसेज में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, वो है आप नहीं कर नहीं पाते। और बहुत सारी जिन पे गुंजाइश है वो सूबों का सब्जेक्ट है, और सूबों को ज़रूरत क्या है, उनको तो पैसे आ रहे हैं, उनको मज़े लगे हुए हैं, उनके तो मज़े लगे हुए हैं। अली, लेकिन देन आई नो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अली, ये सारे फैसले करने के लिए आपको एक मजबूत और पॉपुलर हुकूमत चाहिए। मजबूत तो ये हुकूमत है, पॉपुलर बिल्कुल नहीं है। पॉपुलर बिल्कुल हार्ड नहीं स्टांस है ना, हार्ड स्टांस में मतलब है, पॉपुलर बिल्कुल नहीं है। देखिए लेकिन ये तमाम काम करने के लिए आपको एक मजबूत और पॉपुलर हुकूमत चाहिए जो ये काम कर सके। ये आपको लगता है कि ये हुकूमत ये सारे काम कर सकेगी? देखें, आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप आवाम को आज़ादी दे दो पूरी, और आप उनको वसाइल ना दे पाओ, तो ये सिस्टम चल जाता है। दूसरा सिस्टम होता है कि आप उनकी आज़ादी ले लो बट उनको वसाइल बहुत दे दो, ये सिस्टम भी चल जाता है। या दोनों चीज़ें दे दो। जब आप दोनों चीज़ें ना हो, ना वसाइल हो ना ना आज़ादी हो, ये सिस्टम नहीं ये चल सिस्टम नहीं सकता। चलता। सो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से ये नहीं चल सकता। नहीं पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है। अब आप मिसालें देते हैं चाइना की, UAE की, सऊदी अरब की, वसाइल दिए हुए ना, वसाइल दिए हुए हैं, शदीद वसाइल। ठीक है जी। बल्कि सऊदी तो लिबरलाइज भी हो गया है अभी अब यार। वो अब थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो थोड़ा UAE भी लिबरलाइज हो रहा है। liberalized UAE उस तरह मतलब, यू आर नो चाइना माय फ्रेंड। उन्होंने चाइना ने वो आप मॉडल वर्क किया भाई। और यार चाइना ने जब ग्रो किया है अली भाई, जब उसने लिबरलाइज किया था, आपने लोगों की जो है आज़ादी भी छीन ली है और वसाइल भी नहीं है। तो ये जो है ना, ये फिल्म नहीं ये चलेगी। नहीं फिल्म चल सकती। हाँ, ये फिल्म नहीं चल सकती। हाँ, ये फिल्म नहीं चल क्योंकि विद द काइंड ऑफ यूथ बल्ज दैट यू हैव, हाँ, मतलब आपके यहाँ जब 20 करोड़ लोग नौजवान हो आपके मुल्क में, 40 साल से कम उम्र के हो, हाँ, तो ये It's फिल्म very नहीं चल difficult. सकती। दोनों में से एक चीज़ देनी पड़ेगी आपको। वी होप कि ऐसा हो, हाँ। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर अली भाई, आपसे बात करके हमेशा बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है, और हम लोग अपने क्या कहते हैं जोश खिताबत में हम लोग आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाते हैं। लेकिन आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू अस एंड ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन Patreon एंड ऑल्सो फॉलो अली भाई ऑन हिज X. He shares some great insights through his X account. Thank you.